हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम अब अगली वीडियो लेकर आए हैं जैसलमेर जिला दर्शन की, और जैसलमेर के दो पार्ट होने वाले हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो हम अपलोड कर देंगे और एक दूसरा पार्ट जो अगले दिन आएगा। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें। तो अब शुरू करते हैं जैसलमेर जिले के बारे में। तो सबसे पहले जैसलमेर जिले की जो स्थापना हुई थी वो 1156 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1156 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जैसल सिंह भाटी ने। किसने? जैसल सिंह भाटी ने की थी। जैसल सिंह भाटी ने की थी। कब की थी? 1156 ईस्वी में। और एक बात बता दूं, जो जैसलमेर में जो शासक थे वो भाटी शासक थे और वो महारावल लगाते थे। अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के उपनामों की कि जैसलमेर जिले को किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर पीले पत्थर पाए जाते हैं। क्या? पीले पत्थरों का उत्पादन होता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पीले पत्थरों से भवन निर्माण हुआ है। जब वो सूर्य की किरणें आती हैं तो यह सोने के समान लगता है, यानी कि इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें, इसे हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर जिले को। उसके बाद झरोकों का शहर कहते हैं। हवेलियों में झरोके ज्यादा कहाँ हैं? तो जैसलमेर में, इसीलिए झरोकों का शहर कहते हैं। सर्वाधिक गलियां जैसलमेर जिले में है, इसी कारण गलियों का शहर कहते हैं। किसका शहर? गलियों का शहर कहा जाता है। किसको? जैसलमेर जिले को। उसके बाद राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर, स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर, गलियों का शहर और राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर जिले को कहा जाता है। अब उसके बाद बात करें तो जैसलमेर जिले में एक किला है, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनार किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनार किला। सोनार किला कहा जाता है। उसके बाद इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। स्वर्णगिरी, यानी कि सोने के समान पर्वत वाला स्वर्णगिरी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो यह त्रिकुट पहाड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा की पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कह दो या गोरहरा की पहाड़ी कह दो, इस पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। इसीलिए इसे गोहरागढ़ कहा जाता है। गोहरागढ़ कहा जाता है। कौन सा गढ़? गोहरागढ़। उसके बाद इसे जैसानगढ़ कहा जाता है। जैसानगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसानगढ़। उसके बाद उत्तरी सीमा का प्रहरी है ये। किसका? उत्तरी सीमा, यानी उत्तरी सीमा का
प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, यानी कि उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ यानी उत्तर का किवाड़ किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। अब बात करें कि जैसलमेर दुर्ग में क्या क्या चीज है, तो एक है, दो महल हैं, एक है बादल विलास महल, बादल विलास महल, और दूसरा है जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल। उसके बाद एक और बात बता दूं, जवाहर चिकित्सालय भी जैसलमेर जिले में स्थित है और जवाहर कला केंद्र स्थित है जयपुर में। जवाहर चिकित्सालय कहाँ स्थित है? जवाहर चिकित्सालय ये भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में। तो हम बात कर रहे थे महलों की, तो बादल विलास महल और जवाहर विलास महल ये दोनों जैसलमेर दुर्ग में हैं। अगर बात करें बादल विलास महल की, तो यह बैरी साल के समय बनवाया गया था। किसके समय? बैरी साल जो जैसलमेर के शासक थे, या इन्हें बैरी सिंह भी कहा जाता है। और बादल विलास 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसका निर्माण बैरी साल के शासन काल में हुआ था। कहा जाता है कि इसका निर्माण सिलावटों ने करवाया था और इस महल को बैरी साल के लिए सौंप दिया गया था। यह 5 मंजिला है और इसकी जो खास बात यह है कि इसकी जो नीचे की 4 मंजिल है, नीचे के 4 मंजिल वर्गाकार आकृति में बने हुए हैं। किसमें? वर्गाकार आकृति में। और जो 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल गुंबदाकार आकृति में बनी हुई है। गुंबदाकार आकृति में, यानी कि गोल बनी हुई है। इसमें 5 मंजिल थे, 4 मंजिल वर्गाकार हैं, 5वीं मंजिल गुंबदाकार यानी कि गोल है। और वैसे बादल महल, वैसे बैरी साल और वैसे ब्रिटेन। तो बादल विलास महल में ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप मिलती है। ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप किस महल में मिलती है? तो बादल विलास महल जैसलमेर के में। उसके बाद जवाहर विलास महल भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में। उसके बाद बात करें तो इसी दुर्ग में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका? रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ पर? जैसलमेर में। उसके बाद यहाँ पर स्वांगिया माता का मंदिर है। किसका मंदिर? स्वांगिया माता का मंदिर है। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगर बात करें स्वांगिया माता के बारे में, तो इसे आई नाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आई नाथ के नाम से। जबकि आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में और स्वांगिया माता या आई नाथ का मंदिर है जैसलमेर में। उसके बाद स्वांगिया माता का एक बार ग्राम सेवक में प्रश्न पूछा गया था कि स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी या सुगन चिड़िया, और मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ भाला। इस भाले के बारे में एक किंवदंती है कि जब स्वांगिया माता ने जरासंध से, मतलब क्या हुआ था कि जैसलमेर के लोगों ने स्वांगिया माता को प्रसन्न किया और इनसे कहा कि हमें जरासंध का भाला चाहिए। तो स्वांगिया माता ने जैसलमेर के लोगों की
मनोकामना पूर्ण करने के लिए जरासंध के पास गई और उससे बोला कि आप अपना भाला या स्वांग मुझे दे दीजिए, लेकिन उसने उसे देने से मना कर दिया। तो माता ने जरासंध से युद्ध किया और उस युद्ध में भाला को छीना झपटी मतलब भाला को अपनी ओर लेने के लिए जैसे ही उसने भाला लिया तो वो थोड़ा मुड़ गया था, इसीलिए मुड़ा हुआ भाला, और उसी टाइम से स्वांगिया माता ने उसको ग्रहण किया यानी कि अपने पास रखा। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सुगन चिड़ी और मुड़ा हुआ भाला, और भाला को कहते हैं स्वांग और ये है स्वांगिया। उसके बाद बात करें तो तनोट माता का मंदिर भी जैसलमेर जिले में है। किसका? तनोट माता का, जिसे बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी कहा जाता है, और इसकी जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ के जवान करते हैं। इसे रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, और उसके बाद इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। किसको? तनोट माता को। और एक बार जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तानियों ने गोला बरसाए थे, लेकिन ये माता की कृपा से और इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और इसके प्रकोप से पाकिस्तानी सैनिक अंधेरे में लड़कर आपस में लड़कर मारे गए। तो ये थी तनोट माता की महिमा। उसके बाद बात करें तो प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ यानी कि उसे कहते हैं चुंगी तीर्थ। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चुंगी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। कौन सा? चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जब हमने जयपुर जिला दर्शन पढ़ा तो उसमें बिड़ला मंदिर पढ़ा था, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता था। वो बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर कह सकते हैं कि एशिया का पहला वातानुकूलित मंदिर है, और जिसमें मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह विष्णु का मंदिर है, और यह मूर्ति स्वतः ही उत्पन्न हुई थी, वहां पर प्रकट हुई थी। और जो जैसलमेर के शासक हैं, भाटी शासक या महारावल जिन्हें कहते हैं, वो इसे अपना शासक मानते थे। किसको? लक्ष्मी नारायण को क्या मानते थे? अपना शासक मानते थे, और खुद को इसका क्या मानते थे? दीवान, यानी कि तुम ही हो कर्ता धर्ता, हम तो सिर्फ कर्मचारी हैं। तो किसको? लक्ष्मी नारायण को। अब उसके बाद करें तो स्वांगिया माता जो थी ये भाटी वंश की कुलदेवी थी, भाटी वंश की कुलदेवी कहा जाता है। किसे? तो स्वांगिया माता को। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं जल्दी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बात करें तो जैसलमेर दुर्ग में ही जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। अब इस भंडार की खासियत क्या है कि यह प्राचीन जैन पांडुलिपियों में लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसमें जैन पांडुलिपि में यानी कि ताड़ पत्रों पर लिखे गए। किस पर?
ताड़पत्रों पर। तो जैन पांडुलिपि इन ग्रंथों में लिखी हुई है और इनके जो लेखक थे वो थे जिनभद्र सूरि। ये क्या कौन थे? इन ग्रंथों के क्या थे? लेखक। और यह हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो जैसलमेर में। हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ व सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? तो यह जिनभद्र सूरि ग्रंथ भंडार में है और जैसलमेर में ही प्रथम भूमिगत पुस्तकालय है। प्रथम भूमिगत पुस्तकालय क्या? प्रथम भूमिगत पुस्तकालय। उसके बाद बात करें, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय मरु उद्यान की। राष्ट्रीय मरु उद्यान, अगर इसके बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय नाम मात्र का राष्ट्रीय है, यह राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। उसके बाद बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1262 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1262 वर्ग किलोमीटर है और यह दो जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। सर्वाधिक जो भाग है इसका वो जैसलमेर में है और जैसलमेर में है 1900 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर में जो इसका भाग है वो है 3162 था, ये 3162 वर्ग किलोमीटर। 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में है और 1262 वर्ग किलोमीटर कहाँ फैला हुआ है? बाड़मेर जिले में। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है तो वहां जैसलमेर आंसर करना है, और यदि ऑप्शन में जैसलमेर नहीं हो और बाड़मेर हो तो बाड़मेर करना है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। वैसे बात करें, आप देखो जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान भी राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य होगा। उसके बाद बड़ा से एक बात और याद रखनी है कि बड़ा बाघ की छतरी भी कहाँ है? तो बड़ा बाघ की छतरी भी भाई साहब जैसलमेर जिले में है। बड़ा बाघ की छतरी, और ये भाटी शासकों की छतरी है। किसकी? भाटी वंश के शासकों की छतरी कहाँ है? बड़ा बाघ की छतरी जैसलमेर में। उसके बाद पालीवालों की छतरी, पालीवाल जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण जिन्होंने कौन सी कृषि की थी? खड़ीन कृषि। तो पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी भी कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। ठीक है भैया, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी भी कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। हम बात कर रहे थे मरु उद्यान की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद बात करें तो इस मरु उद्यान में सर्वाधिक राज्य पक्षी यानी कि घोड़ावन, राज्य पक्षी यानी कि घोड़ावन, राज्य पशु यानी कि चिंकारा, राज्य वृक्ष यानी कि खेजड़ी और राज्य पुष्प यानी कि रोहिड़ा, इनकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। अगर उद्यान पूछे तो ये उत्तर रहेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान।
अब बात करूं, राजपक्षी और राजपशु को दर्जा दिया गया था 1981 में। राजपक्षी और राजपशु को दर्जा दिया गया था राजपक्षी और राजपशु का 1981 में, और राजवृक्ष और राजपुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 ईस्वी में, 31 अक्टूबर 1983। अब बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई, तो मई 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई, तो मई 1981 में, 8 मई कब हुई थी स्थापना, 1981 में। और 1981 में राजपक्षी का दर्जा दिया गया था, राजपशु का दर्जा दिया गया था, राजवृक्ष और राजपुष्प को दर्जा दिया गया था 1983 में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क। आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। अब आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क के बारे में कुछ बात करते हैं, तो यह 18 करोड़ वर्ष पहले का, 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म पाए जाते हैं। वर्ष पहले के क्या है यहाँ अवशेष, और किसके अवशेष पाए जाते हैं, तो लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। किसके अवशेष, लकड़ी के अवशेष या जीवाश्म पाए जाते हैं। कहाँ, आकलगुड़, गुड़ यानी लकड़ी। और ये किस काल के थे, तो ये जुरासिक काल के थे। किस काल के अवशेष थे, जुरासिक काल के अवशेष थे आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क के। लकड़ी के जीवाश्म पाए गए थे, जुरासिक काल के थे, और आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। पूछा जाता है आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क किस काल का था, तो जुरासिक काल का, और किस जिले में है, तो जैसलमेर जिले में है। उसके बाद बात करें तो इसी मरु उद्यान में एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है। भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज। भूगर्भीय जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। ये क्या सिस्टम है, तो लाठी एक गांव का नाम है, और वहां पर 80 मीटर लंबी, 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक जलीय पट्टी पाई जाती है। उसे भूगर्भीय जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है, और इसकी खोज की थी काजरी के वैज्ञानिकों ने। किसने, काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। किसकी, भूगर्भीय जल पट्टी की। और इन्होंने बताया था कि 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी जल पट्टी है जिसमें अथाह जल का भंडार है। इसी के पास एक चांदन नलकूप है, और वहां पर एक इसी पर नलकूप लगाया गया था। क्या लगाया गया था, नलकूप। इसे कहते हैं चांदन नलकूप। क्या कहा जाता है इसे, चांदन नलकूप। इसे थार के मीठे पानी का घड़ा कहा जाता है। किसको, चांदन नलकूप को। और चांदन नलकूप का जो वास्तविक नाम है वो है चौहान। यहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है थोड़ी गहराई पर, तो ये चांदन नलकूप भी आपको याद रखना है। भूगर्भीय जल पट्टी, लाठी सीरीज। और इसी भूगर्भीय जल पट्टी के आसपास पाई जाती है भाई साहब सेवन घास। कौन सी घास, सेवन घास। कहाँ पाई जाती है, तो सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। और एक घास और है सूंगनी घास।
और ये सूंगनी घास भी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और ये बूर जो घास है उसका एक प्रकार है और राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है बुर और सूंगनी। उसके बाद बात करें सेवन घास के बारे में बात कर रहे थे। इसे स्थानीय भाषा में लीलॉन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लीलॉन कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लूसीयूरस सिंडुकुस। लूसी यूरस सिंडिकुस। लूसीयूरस सिंडुकुस किसका नाम है? सेवन घास का। और यह राजस्थान की सबसे लंबी घास है। कौन सी घास? सेवन घास, जो मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छी है। कौन सी घास? सेवन घास। और नोटों में भी इस घास के तार बनाए जाते हैं। और उसके बाद घोड़ावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। किसकी? घोड़ावन जो राज्य पक्षी है उसकी प्रजनन स्थली कहा जाता है किसको? सेवन घास को। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये तो हुई हमारी राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात। इसमें जो कुछ तथ्य थे, वैसे जब हम ये चैप्टर आएगा तो हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब उसके बाद बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर कपड़े पर मिरर वर्क का कार्य किया जाता है। कपड़े पर मिरर वर्क, मिरर यानी कांच, यानी कपड़े पर कांच का कार्य कहाँ किया जाता है? तो जैसलमेर जिले में किया जाता है। उसके बाद बात करें तो कपड़े व लकड़ी के घोड़े, कपड़े व लकड़ी के रामदेव जी के घोड़े, किसके? रामदेव जी के घोड़े भी कहाँ बनाए जाते हैं? तो पोखरण जैसलमेर में बनाए जाते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़े व लकड़ी के घोड़े के लिए रामदेव जी के घोड़े बनाए जाते हैं और रामदेव जी पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? पोखरण में। उसके बाद ऊनी कंबल, बरडी और पट्टू के लिए प्रसिद्ध है। कान पर जो पट्टू के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। उसके बाद बात करें रामदेव जी, तो रामदेव जी का मंदिर है रामदेवरा में। कहां पर? रामदेवरा में। और एक बात और, रामदेवरा में नीम बैंक स्थित है। नीम बैंक कहाँ स्थित है? तो रामदेवरा जैसलमेर में। अब बात करें रामदेवरा, जिसे प्राचीन काल में रूनेचा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रूनेचा के नाम से जाना जाता था। अब बात करें हम रामदेवरा में, रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी के उपनामों की बात करें तो हिंदू इसे कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का। और मुस्लिम इसे रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर। इसके अलावा इसे रूनेचारा धनी कहा जाता है। रूनेचारा धनी कहा जाता है। और इसे पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर। पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चमत्कार, यह चमत्कार के कारण प्रसिद्ध था। तो मक्का के 5 पीर इसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वो इससे कहते हैं कि हमें भूख लगी है और हमें भोजन करना है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम भोजन उन्हीं बर्तनों में करेंगे जिनमें हम रोजाना करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने हाथों को फैलाइए।
जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथों को फैलाया तो उनके बर्तन उनके हाथ में आ गए। तो उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं पर आप पीरों के पीर हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पीरों का पीर। उसके बाद रामदेव जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बता दूं, रामदेव जी एक कवि थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 24 बानियां। 24 बानियां पुस्तक लिखी थी और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इन्होंने, इनकी मुंह बोली बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी, और मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रिखिया। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया। उसके बाद इसके यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। यात्रियों को क्या कहा जाता है? जात्रु। और इसके 5 रंग की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे कहा जाता है नेजा। और इसका जो रात्रि में जागरण किया जाता है उसे कहा जाता है जम्मा। और रामदेव जी के पगलिये पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगलिये, यानी कि पैर। और इसका जो घोड़ा है वो है नीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? नीला घोड़ा। उसके बाद बात करें डालीबाई की। डालीबाई ने समाधि कहाँ ली थी? तो डालीबाई ने समाधि ली थी कहाँ? जैसलमेर में। रामदेव जी ने भी समाधि ली थी जैसलमेर में। तो ये थी। उसके बाद जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन। सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो जैसलमेर करता है सर्वाधिक पवन ऊर्जा। उसके बाद सबसे पहले प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें। पवन ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया था वो लगाया गया था अमर सागर में। कहां पर? अमर सागर में लगाया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है यह है अमरबाप जैसलमेर में। कहां पर? अमरबाप जैसलमेर में। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र अमरबाप जैसलमेर में। उसके बाद सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया था यह लगाया गया था धनुषर में। कहां? धनुषर में। और धनुषर है पोखरण में। और पोखरण परमाणु परीक्षणों के लिए प्रसिद्ध है। पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1994 में और दूसरा किया गया था 1998 में। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ है? धनुषर में। उसके बाद बात करें प्रथम राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र कह सकते हैं, परियोजना कह सकते हैं। तो ये है भाई साहब रामगढ़ में। कहां? रामगढ़ जैसलमेर में। तो ये तथ्य आपको याद रखने, ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जिला जैसलमेर, सौर ऊर्जा का जोधपुर और बायोमास का उदयपुर।
तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर करता है। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया था। सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर बाप में है। बड़ा तो बाप ही होता है और पवन क्या है, अमर। पवन है अमर और बड़ा कौन होता है, बाप, तो अमर। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है धनुषर में, पोखरण में, जबकि मैंने बताया था कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है जोधपुर जिले में। और प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित बिजली घर जो लगाया गया था वो कहाँ था, रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में। उसके बाद सोनार किला पर एक फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे ने, सोनार किला सत्यजीत रे ने बनाई थी। तो ये कुछ तथ्य थे। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे जैसलमेर पार्ट 2। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।